नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आजादी के 80 साल और इन 8 दशकों में भारत ने अपनी जमीन पर लड़ने की ताकत को भी लगातार बदला। कभी विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने वाला देश आज अर्जुन और जोरावर जैसे टैंकों से लेकर K9 वज्र और पिनाका तक अपनी युद्ध क्षमता का बड़ा हिस्सा खुद तैयार कर रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ टैंकों की नहीं, AT-AGS यानी एडवांस टोटेड आर्टिलरी गन सिस्टम और धनुष होवित्जर जैसी स्वदेशी तोपें भी इस फायर पावर को मजबूत कर रही है। टैंक, तोप, रॉकेट और आर्म्ड व्हीकल सब मिलकर बनाते हैं भारत की जमीन पर लड़ने वाली ताकत। आजादी के 80वें साल में देखिए भारत का बख्तर बंदा हमारी इस खास रिपोर्ट में। जंग के मैदान में जब लोहे के पहिए घूमते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं हिलती, दुश्मन की पूरी डिफेंसिव लाइन हिल जाती है। सामने हो भारी भरकम मैन बैटल टैंक, पीछे से गरजती सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, दूर से एक साथ बरसते रॉकेट्स और इन सब के बीच सैनिकों को सुरक्षित आगे बढ़ाते आर्म्ड व्हीकल्स। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत के पास जमीन पर लड़ने वाली इस पूरी युद्धक मशीनरी की अपनी ताकत है? अर्जुन से जोरावर तक, K9 से पिनाका तक भारत अब अपनी जरूरत, अपने बैटलफील्ड को ध्यान में रखकर टैंक, आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम और आर्म्ड व्हीकल्स का बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। यानी ये सिर्फ लोहे की ताकत नहीं है, जमीन पर लड़ने की पूरी युद्धक रणनीति है। इस कहानी की शुरुआत होती है भारत के अपने मैन बैटल टैंक अर्जुन से। लेकिन अर्जुन सिर्फ एक टैंक नहीं, ये भारत के उस लंबे प्रयास का नतीजा है जिसमें देश ने अपना खुद का मैन बैटल टैंक विकसित करने की कोशिश शुरू की। अर्जुन मैन बैटल टैंक की शुरुआत 1974 में हुई और करीब 2 दशक के डेवलपमेंट के बाद 1975 में इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हुआ और 1995 में इसका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पूरा हुआ और इसके बाद टेस्टिंग, ट्रायल्स और प्रोडक्शन का लंबा दौर चला और 2004 में पहली प्रोडक्शन सीरीज के 5 अर्जुन टैंक भारतीय सेना को सौंपे गए। 25 मई 2009 को भारतीय सेना ने अर्जुन से युक्त अपनी पहली आर्म्ड रेजिमेंट खड़ी की। इस टैंक की सबसे बड़ी ताकत है इसकी 120 मिलीमीटर की राइफल्ड गन, आधुनिक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और कंचन आर्मर से युक्त सुरक्षा यानी भारी फायर पावर, बेहतर टारगेट एंगेजमेंट और क्रू प्रोटेक्शन का कॉम्बिनेशन। लेकिन एक अहम बात, अर्जुन ने अभी तक किसी वास्तविक युद्ध में कॉम्बैट नहीं देखा है। इसकी क्षमता को भारतीय सेना के कठोर फील्ड ट्रायल्स और मिलिट्री एक्सरसाइजेज में परखा गया। 2007 से 2008 के बीच हुए रिलायबिलिटी ट्रायल्स में 2 अर्जुन टैंक ने 8000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की और प्रत्येक टैंक से करीब 800 राउंड फायरिंग की गई। अर्जुन मैन बैटल टैंक की चुनौती, यहीं से अर्जुन की कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आता है, इसका भारी वजन। करीब 68 टन के इस टैंक की ये भारी बनावट इसे प्रोटेक्शन और फायर पावर देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी मोबिलिटी, ट्रांसपोर्टेबिलिटी को भी चुनौती देती है। यानी रेगिस्तानी और खुले टेरेन में भारी टैंक की अपनी ताकत है, लेकिन जब बैटलफील्ड बदलकर ऊंचे पहाड़ों और बेहद मुश्किल टेरेन में पहुंचता है तो जरूरत होती है एक ऐसे टैंक की जो हल्का, तेजी से मूव कर सके और कम वजन के साथ भारी फायर पावर दे सके। और यहीं से कहानी पहुंचती है जोरावर। 2020 के बाद लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में बदले ऑपरेशनल सिनेरियो ने एक ऐसे टैंक की जरूरत को सामने रखा जो भारी मैन बैटल टैंक की तुलना में हल्का हो, तेजी से तैनात किया जा सके और पहाड़ी बैटलफील्ड में भी आर्म्ड फायर पावर दे सके। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए DRDO और L&T ने मिलकर जोरावर को विकसित किया। करीब 25 टन क्लास का ये लाइट टैंक खास तौर पर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इसकी भूमिका सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं है। इसे अलग अलग तरह के टेरेन में ऑपरेट करने की और जरूरत पड़ने पर तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को ध्यान में रखा गया। हल्का वजन इसकी मोबिलिटी और एयर ट्रांसपोर्टेबिलिटी को बढ़ाता है, लेकिन हल्का होने का मतलब कम ताकत नहीं है। जोरावर को सब्सटेंशियल फायर पावर, प्रोटेक्शन, सर्विलांस और कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी के साथ विकसित किया जा रहा है। इसके डिजाइन में मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग जैसे आधुनिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसकी क्षमता सिर्फ कागज पर नहीं, ट्रायल्स में भी परखी जा चुकी है। सितंबर 2024 में रेगिस्तानी इलाके में इसके शुरुआती ऑटोमेटिव और फायरिंग ट्रायल्स हुए, जहां इसने तय लक्ष्यों पर फायरिंग में अपेक्षित सटीकता हासिल की। इसके बाद दिसंबर 2024 में 4200 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर अलग अलग दूरी के लक्ष्यों पर कई राउंड सटीक तरीके से फायर किए गए। यानी जिस हाई ऑल्टीट्यूड बैटलफील्ड के लिए इसे तैयार किया गया, वहीं इसकी फायरिंग क्षमता को भी टेस्ट किया गया। जोरावर की एक और खासियत है मोबिलिटी के साथ साथ प्रोटेक्शन। इसके डिजाइन में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसे तकनीकों को शामिल करने पर जोर है, ताकि आने वाली एंटी टैंक खतरों से टैंक की सुरक्षा बढ़ाई जा सके।
साथ ही यूएवी इंटीग्रेशन जैसी क्षमता का उद्देश्य टैंक के आसपास के इलाकों की निगरानी और सिचुएशनल अवेयरनेस को मजबूत करना है। और सबसे अहम सवाल, जोरावर टैंक सेना में कब आएगा? 2006 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मौजूदा समय सीमा के हिसाब से जोरावर के इंडक्शन 2028-29 में होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए बाकी ट्रायल्स, यूजर इवोल्यूशन और प्रोडक्शन रेडीनेस का सफलतापूर्वक पूरा होना जरूरी है। यानी अर्जुन जहां भारी फायर पावर और प्रोटेक्शन का प्रतीक है, वहीं जोरावर युद्धक ताकत को हल्के, ज्यादा मोबाइल और हाई ऑल्टीट्यूड फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के रूप में आगे ले जाने की कोशिश है। सीधी बात, जहां अर्जुन का वजन चुनौती बन सकता है, वहीं जोरावर का हल्का वजन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। K9 वज्र चलती फिरती तोप होता है, लेकिन जमीन की लड़ाई सिर्फ टैंकों से नहीं जीती जाती। कई बार दुश्मन की पोजीशन से काफी दूर रहकर उस पर लगातार और भारी गोलीबारी करनी पड़ती है। यही काम आता है K9 वज्र। वज्र है यानी ऐसी तोप जो खुद चलकर अपनी फायरिंग पोजीशन बदल सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है फायर पावर के साथ मोबिलिटी, यानी तेजी से पोजीशन पर पहुंचना, फायर करना और जरूरत पड़ने पर अपनी जगह बदल देना। K9 वज्र भारतीय सेना की मोबाइल आर्टिलरी फायर पावर को मजबूत करता है, खास तौर पर खुले और रेगिस्तानी इलाकों में इसकी तेज मोबिलिटी से महत्वपूर्ण बनाती है। यानी बैटलफील्ड में टैंक आगे बढ़ रहे हों तो उनके पीछे से आर्टिलरी भी लगातार फायर सपोर्ट दे सकती है। अगर दुश्मन के बड़े इलाके पर एक साथ भारी मात्रा में रॉकेट फायर करना हो तो सामने आता है पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। एक लॉन्चर से कई रॉकेट्स दागने की क्षमता पिनाका को बैटलफील्ड में एक महत्वपूर्ण एरिया फायर वेपन बनाती है। दुश्मन की ट्रूप कंसंट्रेशन, मिलिट्री पोजीशंस, लॉजिस्टिक एरिया या दूसरे महत्वपूर्ण टारगेट्स, पिनाका का मकसद है कम समय में बड़े इलाके तक भारी रॉकेट पहुंचाना। यानी जहां K9 वज्र अपनी आर्टिलरी फायर से दुश्मन की पोजीशंस पर हमला करता है, वहीं पिनाका बड़े इलाके में एक साथ मस्ट रॉकेट फायर की ताकत दिखाता है। टैंक के बाद तोप और तोप के साथ रॉकेट, यानी जमीन पर भारत की फायर पावर की पूरी परत तैयार हो रही है। टाटा क्रिस्टल सैनिकों की आर्म्ड ढाल, लेकिन युद्ध सिर्फ टैंक और तोपों का खेल है। इन हथियारों के साथ सैनिकों को भी तेजी से बैटलफील्ड तक पहुंचना पड़ता है। यही काम आते हैं आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स, यानी इन्फेंट्री मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। टाटा कैस्ट्रल ऐसा ही 8x8 व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म है, जिसे सैनिकों को प्रोटेक्शन, मोबिलिटी के साथ मुश्किल और खतरनाक इलाकों में आगे ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनकी आर्म्ड बॉडी सैनिकों को स्मॉल आर्म्स फायर और अन्य बैटलफील्ड खतरों से सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है, जबकि 8x8 कॉन्फ़िगरेशन इसे अलग अलग टेरेन में तेजी से मूव करने की क्षमता देता है। यानी आधुनिक युद्ध में सैनिकों को सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि तरीके से लड़ाई तक पहुंचाना भी है, और यही काम ऐसे आर्म्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म करते हैं। कल्याणी M4 माइंस और IED के खिलाफ सुरक्षा कवच। जब खतरा सिर्फ गोलियों का नहीं, जमीन के नीचे छिपी माइंस यानी बारूदी सुरंगें और IED यानी अस्थायी विस्फोटक उपकरण का हो, तो जरूरत होती है ऐसी प्रोटेक्टेड मोबिलिटी की जो सैनिकों को खतरे वाले इलाके से सुरक्षित निकाल सके। यही सामने आता है कल्याणी M4। ये हाई मोबिलिटी आर्म्ड व्हीकल है, जिसे माइन और IED जैसे खतरे से सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कल्याणी M4 की हाई ग्राउंड क्लियरेंस, प्रोटेक्टेड क्रू कंपार्टमेंट और मुश्किल टेरेन में तेज मूवमेंट की क्षमता कल्याणी M4 को हाई रिस्क ऑपरेशनल एरियाज के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यानी युद्ध में सिर्फ फायर पावर जरूरी नहीं, सैनिकों को खतरे के बीच सुरक्षित तरीके से आगे पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। प्रोटेक्टेड व्हीकल्स बैटलफील्ड की दूसरी ढाल। इस पूरी तस्वीर में महिंद्रा मार्क्समैन जैसे प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी अपनी भूमिका निभाते हैं। प्रोटेक्टेड व्हीकल्स का मकसद है सैनिकों और सिक्योरिटी पर्सनल को हाई रिस्क इलाकों से अतिरिक्त प्रोटेक्शन और मोबिलिटी देना। यानी आधुनिक बैटलफील्ड में हर व्हीकल का अपना एक खास रोल है। कहीं ट्रूप मोबिलिटी चाहिए, कहीं प्रोटेक्टेड मूवमेंट, कहीं रिकॉग्निसेंस और कहीं स्पेशलाइज्ड कॉम्बैट सपोर्ट। हर व्हीकल का अपना खास रोल होता है। युद्ध की ताकत अब सिर्फ एक बड़े टैंक से नहीं बनती। टैंक से लेकर छोटे प्रोटेक्टेड व्हीकल तक पूरी व्हीकल चेन मिलाकर बैटलफील्ड कैपेबिलिटी तैयार करती है। माइन क्लियरिंग सिस्टम। लेकिन बैटलफील्ड में सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा सामने दिखाई नहीं देता। कई बार खतरा जमीन के नीचे छिपा होता है। लैंड माइंस और ऐसी स्थिति में आगे बढ़ता हुआ पूरा आर्म्ड कॉलम रुक सकता है। यही काम आते हैं माइन क्लियरिंग सिस्टम। माइन क्लियरिंग सिस्टम का काम है आर्म्ड और मैकेनाइज्ड फोर्स के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ और सुरक्षित करना। और अगर रास्ते में नदी, नहर या कोई प्राकृतिक बाधा आ जाए तो सामने आते हैं ब्रिज लेइंग सिस्टम। T-72 आधारित ब्रिज लेइंग टैंक जैसे प्लेटफॉर्म आर्म्ड फोर्सेस को ऐसी बाधाओं के पार आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यानी युद्ध में सिर्फ दुश्मन को हराना काफी नहीं, अपनी सेना के लिए रास्ता बनाना भी युद्ध का अहम हिस्सा है। युद्ध का मैदान बदल चुका है, भारी टैंक का होना काफी नहीं,
जरूरत है ऐसे पूरे कॉम्बैट इकोसिस्टम की जो अलग अलग हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को एक साथ बैटलफील्ड में काम करने के लायक बनाए। भारत भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ अर्जुन मैन बैटल टैंक, दूसरी तरफ आने वाला जोरावर लाइट टैंक, पीछे से K9 की आर्टिलरी फायर, से पिनाका के रॉकेट्स और उनके साथ टाटा पिस्टल जैसे आर्म प्लेटफॉर्म, कल्याणी M4 जैसे प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, माइन क्लियरिंग सिस्टम और ब्रिज लेइंग प्लेटफॉर्म। ये अलग अलग मिलिट्री व्हीकल की सूची भर में ये मिलकर बनाते हैं एक मैकेनाइज्ड बैटलफील्ड कैपेबिलिटी, जहां टैंक फायर पावर देता है, आर्टिलरी दुश्मन की पोजीशंस पर हमला करती है, रॉकेट्स बड़े इलाके को टारगेट करते हैं, आर्म्ड व्हीकल सैनिकों को आगे पहुंचाते हैं और इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म सेना के लिए बैटलफील्ड में आगे बढ़ने का रास्ता तय करते हैं। भारत की जमीन पर लड़ने वाली ताकत अब सिर्फ इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर रहने की कहानी नहीं, क्योंकि असली ताकत सिर्फ इस बात में नहीं कि कितने टैंक हैं। असली ताकत यह है कि टैंक, तोप, रॉकेट और सैनिक युद्ध के मैदान में एक साथ कितनी ताकत से आगे बढ़ सकते हैं। आजादी के 80वें साल देश की सरहदों पर डटे भारत के जाबाजों को समर्पित तो यही था भारत का 72 पद। और चलिए आगे बढ़ते